देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है, जिसमें पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका शामिल है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 50,000 से कम जो केसेस है वो सामने आई हैं। वहीं दिल्ली में भी 20,000 से कम मामले जो है सामने आए हैं। तो कई राज्य में लॉकडाउन का असर यहां पे देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों में अब कमी आई है। तो जो सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस्ड स्टेट्स है, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, इनमें कमी देखने को मिली है। मौत के आंकड़ों में भी यहां पे कमी देखने को मिली है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो केसेस बढ़ते ही जा रहे थे, अब जिसके बाद से लॉकडाउन लगाने के बाद से केसेस जो है वो कम होने लगे हैं। मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं, केसेस भी कम आ रहे हैं। और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट में भी काफी हद तक सुधार है अब। की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है, तो दूसरी ओर भी बता दें कि जो मौत के आंकड़े हैं वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। तो बता दें कि कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से लॉकडाउन के बाद से कुछ असर देखने को यहां मिल रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो सबसे 3 फोकस जगह यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली, जो कि कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा फोकस्ड है, इन 3 जगहों से हमारे ब्यूरो चीफ और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी से रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से आलोक झा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र से राजेश शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, रुख करेंगे आपका। धीरे धीरे किश्तों में लॉकडाउन जो है बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या सरकार अब पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा सकती है? क्योंकि कल जिस तरीके से यूपी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बयान सामने आया है कि लॉकडाउन की वजह से ही स्थिति जो है अब सुधरती जा रही है। लॉकडाउन की वजह से स्थिति सुधर रही है, मरीजों की संख्या में कमी भी आ रही है और जो रिकवर होकर लोग जा रहे हैं उसकी संख्या में इजाफा भी हो रहा है। तो जाहिर तौर पर इस लॉकडाउन का फायदा मिल रहा है और यही बड़ी वजह है कि इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया और उसके बाद उसको गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए लागू कर दिया गया। अब शुक्रवार, गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसे बचे हैं जिस दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा, प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकार ने इसको लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, सरकार ने इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है, क्योंकि लॉकडाउन में सारी जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं वो भी पूरी तरीके से बंद होती हैं, लेकिन इस समय ये व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं होंगी, इसलिए इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। ये सरकार भी मानती है, स्वास्थ्य विभाग भी मानता है कि इस लॉकडाउन के कारण ही जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 35-36 हजार तक जा रहा था, वो घटकर 29,000 और 28,000 तक आया है और रिकवर होकर जाने वाले पेशेंट की संख्या में इजाफा हुआ है। तो जाहिर तौर पर सरकार धीरे धीरे पार्शियली इस पूरे समय को बढ़ा रही है और उसका चूंकि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी रिकवर करने में, उसको भी सुधारने के लिए सरकार को समय मिल रहा है। ऑक्सीजन जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसको सुधारने में ये लॉकडाउन का जो पीरियड है ये काफी हद तक काम आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से जो ऑक्सीजन के टैंकर्स थे वो उत्तर प्रदेश में पहुंचे और उसके बाद कल भी जमशेदपुर से 10 जो बड़े टैंकर्स हैं वो आज सुबह लखनऊ पहुंचे हैं। तो ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में इस लॉकडाउन ने बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं अदा किया है। अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया है और मेरे ख्याल से ये सबके लिए, खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उसके तहत उत्तर प्रदेश में सभी मीडिया कर्मियों के लिए और उनके परिवार के लिए
वैक्सीनेशन निशुल्क कर दी गई है और इसके लिए डेडिकेटेड जो सेंटर्स हैं मीडिया कर्मियों के लिए वो बनाए गए हैं, क्योंकि सरकार ये मानती है कि मीडिया कर्मी लगातार फील्ड पर उतरकर काम कर रहे हैं, लिहाजा उनके भी संक्रमित होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। इसलिए उनको प्राथमिकता दी जाए, वैक्सीनेशन में उनको प्राथमिकता दी जाए और उनके लिए एक डेडिकेटेड सेंटर्स बना दिए जाए ताकि वहां पर आके वो वैक्सीनेशन ले सके। तो मीडिया कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। उनको जिस तरीके से लगातार फील्ड में निकलकर काम करना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जब उनको प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगी तो उसका भी उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो कई सारी चीजें इसके साथ साथ जो राजस्व गांवों को कल से एक टेस्टिंग का जो महाअभियान उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है, उत्तर प्रदेश के सारे राजस्व गांवों में कल से टेस्टिंग का महाअभियान शुरू होगा, क्योंकि सरकार को पता है कि इन पंचायत चुनाव का जो असर है ये गांव के अंदर दिख रहा है। लगातार संक्रमण का जो दर है, संक्रमण का जो रेट है वो गांव में बढ़ रहा है। तो लिहाजा उन क्षेत्रों को भी फिर से इंफेक्शन फ्री किया जाए और उसके लिए खासतौर पर उन लोगों की टेस्टिंग की जाए। ये एंटीजन टेस्ट की जो प्रक्रिया है जो उत्तर प्रदेश के सारे राजस्व गांव में कल से शुरू की जाएगी, 4 दिन का ये पूरा महाअभियान होगा जिसको सरकार शुरू कर रही है। तो इस लॉकडाउन का कहीं ना कहीं सरकार को फायदा मिला है। सरकार ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है और सुधारने के साथ साथ जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उनकी संख्या में भी कमी आई है। जी, तो रजत कहीं ना कहीं अब ये मान सकते हैं कि यूपी में अब संपूर्ण रूप से एक लॉकडाउन लग सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। आलोक, आपके पास आना चाहेंगे, दिल्ली की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि कल जिस तरीके से मनोज सिसोदिया ने ये कहा था कि वैक्सीन सेंटर्स की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, जिस तरीके से तैयारी चाहिए वो तैयारी यहाँ अभी नहीं है। दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पे आज सुबह फिर से जो है वो वैक्सीन लगना शुरू हो गया है और वैक्सीनेशन सेंटर पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भीड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार लोग भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया से जब कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 4.5 लाख टीके जो हैं वो दिल्ली को मिले हैं और इसको लेकर ही ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू किया गया है। जब हमने उनसे पूछा कि अब आगे क्या ये वैक्सीनेशन ड्राइव जारी रहेगा, जिस तरह से आप कह रहे थे कि टीके की कमी हो रही है, तो मनीष सिसोदिया ने उस समय हमसे बात करते हुए कहा था कि जो है दवाई कंपनियों से बात हो रही है और वो रेगुलर बेसिस पर जो है वो दिल्ली को टीका सप्लाई करते रहेंगे और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो उस पर वैक्सीन लगना जो है वो चालू रहेगा। निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि अगर टीकों की संख्या बढ़ाती है दवाई कंपनी तो दिल्ली में लगभग 3 से 4 हजार वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अभी आपको बता दें कि 78 स्कूलों में 78 सरकारी स्कूलों में जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और वहां पर जो है वो वैक्सीन लोगों को लगाया जा रहा है, 18+ के लोगों को लगाया जा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 18,043 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है वो एक तरह से सुकून देने वाला है, राहत देने वाला है, क्योंकि ये वही दिल्ली है जहां 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले जो है वो आते थे। अब क्योंकि मामले कम हुए हैं इसलिए एक राहत की बात है, लेकिन दिल्ली के लिए सबसे बड़ी बात ये है, बात ये है कि यहाँ पर मौत की संख्या 24 घंटे में मौत की संख्या वो बढ़ी है जो दिल्ली को डरा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 448 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है, जबकि यह आंकड़ा जो है अगर 1-2 दिन पहले की बात करें तो 350 के आसपास या 300 के आसपास रहता था। ऐसे में संक्रमण जो है वो जरूर कम हुआ है, लोगों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या पिछले 24 घंटे में जरूर कम हुई है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है वो कहीं न कहीं दिल्ली को डरा सकता है, वो कहीं न कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि क्या दिल्ली में वास्तविक रूप में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है या नहीं। जी, तो एक तरफ मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमें 700 से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए जो कि केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है और केंद्र सरकार कह रही है कि हमने तो पर्याप्त ऑक्सीजन दे दिए हैं। मतलब कुल मिला के देखी जाए तो जो गेंद है वो एक दूसरे के पाले में यहाँ पे डाली जा रही है। राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। लॉकडाउन कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से वहां की स्थिति में सुधार आई है, मामले जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐश्वर्या, आप कृपया आपका सवाल दोहराइए। जी, कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से वहां की स्थिति में सुधार आ रहा है, केसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है?
बिल्कुल ऐश्वर्या, कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सुखद जो जानकारी थी महाराष्ट्र के नजरिए से ये स्पष्ट की थी कि महाराष्ट्र में जो है पिछले कुछ दिनों से जो है कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जो है उसमें भारी गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। और ये महाराष्ट्र के लिए काफी सुखद खबर है, क्योंकि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य था वो महाराष्ट्र था। लगभग 50% से भी जो आंकड़े अधिक के थे वो महाराष्ट्र के थे। और जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने जो लॉकडाउन का जो आपने प्रश्न उपस्थित किया है कि लॉकडाउन ही इसकी वजह है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी पार्श्वभूमि की महाराष्ट्र ही सबसे पहला राज्य था जहां पर लॉकडाउन की जो कवायद थी वो शुरू की गई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में जो थे कुछ कड़े निर्बंध जो थे, प्रतिबंध लगाए गए थे। उसके बाद जो थे एक मिनी लॉकडाउन की जो कंसेप्ट है वो शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। लेकिन बावजूद इसके जो है संक्रमण जो था वो बहुत तेजी से महाराष्ट्र में फैल रहा था। तो इसके कारण फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है आनन फानन में जो है संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और संपूर्ण लॉकडाउन के बाद जो है महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध जो है लागू किए गए थे। कोई एक जिले से दूसरे जिले में जाने तक की भी पाबंदी लग गई थी। फिर जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की भी जो शुरुआत हो चुकी थी, तो वैक्सीनेशन भी एक अहम मुद्दा है जो कि इन आंकड़ों के ऊपर जो है काफी गौर करने वाला है कि सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं तो वैक्सीनेशन की मुहिम से भी जो है ये जो है अभी परिस्थिति जो है ये सुधरने लग गई है। और इसी तरह से अगर एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का भी कल एक निष्कर्ष आया था साइंटिस्ट का कि जिस तरह से वैक्सीन हो रही, वैक्सीनेशन मुहिम को और तेज और इसके ऊपर नियोजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे कोरोना के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ये शास्त्रज्ञों का ये कहना है, मानना है। जी, एक तरीके से तो हम नवाब मलिक को ये भी कहते हुए सुन रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो एक राष्ट्रीय नीति बनाए इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए, वही केंद्र सरकार जो है वो राज्य पे ढकेल रही है कि आपके हाथ से स्थिति जो है निकलती जा रही है। तो कुल मिला के देखी जाए तो यहाँ पे तूतू मेमे का खेल जारी है, और इस तूतू मेमे के खेल में जो सबसे ज्यादा इसमें परेशान है वो महाराष्ट्र की जनता है। और रजत, आपके पास आना चाहूंगी। बता दें कि यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए एक विशेष टीम गठित की है, स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया है। जानना चाहेंगे वो कौन से दिशा निर्देश है जो ये जारी हुआ है? देखिए, राजस्व गांव में जो लोग रहते हैं उनके एंटीजन टेस्ट को लेकर ये पूरा एक ड्राइव है, ये कल से शुरू हो रही है। अगले 4 दिन तक ये पूरी ड्राइव चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे राजस्व गांवों में रहने वाले लोगों के लक्षणों के आधार पर टेस्ट किया जाएगा। अगर उनमें किसी तरीके के कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका एंटीजन टेस्ट होगा, और एंटीजन टेस्ट होने के बाद अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको फिर RT-PCR के लिए भेजा जाएगा, और साथ ही साथ उनका जो कोविड का ट्रीटमेंट है वो भी वहां पर शुरू किया जाएगा। इसके 2 बड़े कारण हैं जो सरकार ने माने हैं। पहला बड़ा कारण है कि पंचायत चुनाव में जो कि लोग घरों से बाहर निकले हैं, काफी भीड़ भाड़ गांव में रही है, इसलिए कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र और दिल्ली, साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मरीज, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गांव की तरफ लौटे हैं। तो इनके गांव की तरफ वापस आने के चलते ये संक्रमण का खतरा फिर से फैल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या काफी है। इसलिए उनके माध्यम से संक्रमण गांव तक ना पहुंचे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो एक रेशियो निकाला गया था वो तकरीबन 17.37% मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था गांव के क्षेत्रों में। लिहाजा अब सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा है कि वहां पर कोविड का संक्रमण ना फैले, क्योंकि जब शहरों में चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर इस तरीके की बदहाली जैसी स्थिति बन गई थी, तो अगर ये संक्रमण गांव में फैल गया तो जाहिर तौर पर वहां पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा और वहां पर मृत्यु दर काफी बढ़ सकती है। तो लिहाजा उसको लेकर सरकार थोड़ा सतर्क हुई है, और कल से एक मेगा ड्राइव 4 दिन की उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के सारे राजस्व गांव में लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। एक तरीके से यूपी सरकार ने जो इंटर स्टेट बस सर्विसेज है वो बंद कर दिए हैं, तो इस चीज को लेके जो मजदूर है उनके अंदर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि अगर संपूर्ण एक तरीके से लॉकडाउन लगा और हमें अपने राज्य जाना पड़े तो हम किस तरीके से जाएंगे, इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है?
देखिए, इसमें मैं अपने दर्शकों को एक बिल्कुल क्लियरिटी कर दूं कि सरकार ने जो अंतर राज्यीय परिवहन सेवा बंद करी है, ये परिवहन सेवा सामान्य लोगों के लिए बंद हुई है। अगर कोई प्रवासी श्रमिक, अगर कोई प्रवासी मजदूर अपने राज्य से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, उनके लिए जो स्पेशल बसेस हैं वो राज्य सरकार की तरफ से चल रही हैं। कुल 596 बसेस बंद की गई हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े की जो बसें हैं, जो प्रवासी श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए लगाई गई हैं, वो चल रही हैं। उनको राज्य सरकार ने बंद नहीं किया है। राज्य सरकार ने अपनी कुछ बसों को अलग अलग स्टेट्स में भी भेजा है, जहां पर प्रवासी श्रमिकों के आने की संख्या ज्यादा है। उन राज्यों में भी जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें हैं वो भी गई हैं। ये जो बस थे उनके लिए परिवहन सेवा बंद रहेगी, लेकिन उसके अलावा जो लोग मजदूर हैं, जो लोग श्रमिक हैं, या फिर जो लोग पलायन करके वापस उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए परिवहन सेवा सरकार के स्तर से चलती रहेगी। जी, आलोक, आपके पास आना चाहूंगी। कल मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी सेना की तरफ से मदद के लिए, क्या कोई रिस्पांस, कोई एक्शन? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये कहा जा रहा है और एक तरह से कहिए सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के बाद दिल्ली सरकार ने राजनाथ सिंह को, मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह को ये चिट्ठी लिखी है कि टैंकरों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी जो है वो पिछले कई दिनों से है और लगातार ये खबरें हम तक आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई ऐसे कोरोना के पेशेंट हैं जिन्होंने सड़कों पर ही दम तोड़ दिया है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर ये चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह को लिखी है और इस चिट्ठी में अभी तक जहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है, अभी तक उस चिट्ठी का कोई जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया के पास या फिर दिल्ली सरकार के पास नहीं आया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है उस चिट्ठी का जवाब आएगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो इस पेंडेमिक के समय जो है दिल्ली सरकार के साथ है, निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया ने ये आग्रह किया है कि सेना के ट्रक हैं, जो सेना के उसको जो है अभी फिलहाल दिल्ली सरकार को कुछ ट्रक दिया जाए जिससे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो दिल्ली तक पहुंच पाए। और साथ में डीआरडीओ के कई हॉस्पिटल जो हैं, हालांकि अभी अगर आप बात करें तो कई डीआरडीओ के हॉस्पिटल जो हैं वो उन्हें कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है और वहां लगभग जो है 5 से 7 हजार कोरोना पेशेंट का इलाज हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक सहयोग के लिए मनीष सिसोदिया ने जो है राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। अभी की अगर बात करें तो 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। निश्चित रूप से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब अपनी तैयारियों को लेकर, कोरोना को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर और क्या सिचुएशन असल में दिल्ली में है उसको लेकर पूरी दिल्ली से जो को जानकारी देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक और की थी। उस बैठक में जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, 50,000 से ज्यादा पेशेंट जो है वो घरों में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने ये निर्देश दिया है कि ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है 24 घंटे में उनको कॉल किया जाए और अगर उनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो उनको ऑक्सीमीटर प्रोवाइड कराया जाए दिल्ली सरकार की तरफ से और उनका विशेष ख्याल रखा जाए। समय समय पर उनको फोन कॉल किया, फोन कॉल के जरिए उनका हालचाल पूछा जाए और अगर उन्हें जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल की तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाए। और ये सभी काम दिल्ली सरकार करेगी। कल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है। तो देखिए जिस तरह से ये सिचुएशन, एक पेंडेमिक की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों अपने तरीके से कार्य कर रही है। और सुखद बात यह है दिल्ली के लिए कि पॉजिटिविटी रेट जो लगभग 36% पहुंच गई थी वो अब 29% हो गई है। तो ये एक सकारात्मक खबर है, ये एक दिल्ली को एक तरह से खुशी देने वाला खबर है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो धीरे धीरे दिल्ली में कम हो रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि जिस तरह से पिछले 24 घंटे में जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, जो 448 मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी भी दिल्ली सरकार के लिए बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या का कम होना, पॉजिटिविटी रेट का कम होना और जो हमें जानकारी मिली है कि कल दिल्ली में टीकाकरण अभियान 18+ जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था उसकी शुरुआत हो गई है और कल लगभग जो है कई हजार लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। उसकी जानकारी अभी मिलना शेष है।
कि कल कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, लेकिन 78 सेंटर ऐसे पूरे दिल्ली में बनाए गए हैं। तो एक तरफ वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है, अगर दिल्ली में, दूसरी तरफ जो होम आइसोलेशन है उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार लगातार उस पर नजर बनाए हुए है, यानी कि और एक तो दूसरी तरफ पॉजिटिविटी रेट भी दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में अब अभी अगर तत्काल सिचुएशन की बात करें तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति जरूर है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और आईसीयू बेड तो भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार हर 2 घंटे में बेड की उपलब्धता को लेकर जो उन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया है उस पर जानकारी देते रहते हैं, लेकिन ये पाया गया है और जो सवाल आप कई बार मुझसे पूछ चुकी हैं ऐश्वर्या, उस सवाल का जवाब यही है कि वेबसाइट पर या फिर साइट पर बेड की उपलब्धता जरूर होती है, लेकिन हॉस्पिटल में बेड मिल नहीं पाता है। उसकी वजह ये है कि हर एक 2 घंटे में जो है वेबसाइट पर अपडेटेड होता है और उन 2 घंटों के बीच कहाँ कितनी सीटें वैकेंट है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। जी आलोक, लौटेंगे आपके पास। राजेश, आपका रुख करना चाहूंगी। बता दें कि आज महाराष्ट्र में 19 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगने जा रहा है। क्या हालात है? मुंबई की बात करें, मुंबई में क्या हालात है? अभी कितने सेंटर्स बनाए गए हैं ऐसे? राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐश्वर्या, आपका सवाल दोहराइए। जी, मैं कह रही हूँ कि आज महाराष्ट्र में 19 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगनी है, वैक्सीनेट किया जाएगा। मुंबई की बात करें, बीकेसी जंबो जो सेंटर है, वहां के क्या हालात है? बिल्कुल, महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन मुहिम के ऊपर अब जो है ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहाँ पर जो है आज 19 वर्ष की आयु के अधिक जो लोग हैं उनका टीकाकरण होने वाला है। ये बीकेसी का एक काफी बड़ा, एक भव्य ऐसा ये वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर सुबह से ही जो है भीड़ जो है भारी संख्या में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका ने एक आह्वान किया था, मेयर ने भी आह्वान किया था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको मैसेज आएगा उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आना है। तो इस तरह से जो है नियमों की जो है आह्वान किया जा रहा है, लेकिन लोगों में कुछ कई सारी बातों में जो है संभ्रम अवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है कई सारे जगह पर बंद होते हैं, क्योंकि फिर वहां पर जाने के पहुंचने के बाद बताया जाता है कि वैक्सीनेशन जो है इसका स्टॉक नहीं है। तो फिर जो है लोगों में गुस्सा भी पाया जाता है कि इसका नियोजन क्यों नहीं किया जाता है, पहले क्यों नहीं बताया जाता है। अगर एसएमएस के द्वारा ही आपको रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसीजर है तो फिर एसएमएस क्यों नहीं आता है कि आपका आज जो है वैक्सीनेशन होगा नहीं, क्योंकि लोग काफी लॉकडाउन है और काफी सारा किलोमीटर का यात्रा करके पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने भी पहले मुद्दा उपस्थित किया था। जी राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आलोक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे तमाम संवाददाता और ब्यूरो चीफ अपने अपने राज्य की स्थिति जो है आप तक पहुंचा रहे थे, आप तक बता रहे थे कि किस तरीके से लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसमें किस तरीके से कमी आई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।